ओके, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन से पोर्शंस हैं और वो हर एक पोर्शन कैसे काम करता है, उनका क्या मीनिंग होता है, वो सारी डिटेल आज हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास दो पर्सन है और वो दो पर्सन हमारे जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ जो एक प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि ये जो पर्सन है लेफ्ट साइड पे, ये कोई और लैंग्वेज, लेट्स सपोज फ्रेंच जो है वो समझता है, फ्रेंच लैंग्वेज समझता है। एंड जो राइट साइड पे पर्सन है वो लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सक रही, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ सक रहे। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम इन दोनों के बीच में एक ऐसा पर्सन ले आए जो कि ट्रांसलेशन करेगा, यानी इस येलो वाले पर्सन की बात को ट्रांसलेट कर देगा इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि ब्लू ब्लू पर्सन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज समझता है और जो फ्रेंच लैंग्वेज समझने वाला पर्सन है उसकी बात को ट्रांसलेट कर देगा इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सो इस पर्पस के लिए हम लोग एक पर्सन ले आते हैं जो कि ये ओके। सो हमारे पास एक पर्सन आ चुका है। ये पर्सन कहता है कि ठीक है, मैं इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता हूँ। सो सिचुएशन क्या हो सकती है कि येलो पर्सन जो आप देख रहे हैं, येलो शर्ट वाला, अगर ये बात करना चाह रहा है इस ब्लू शर्ट वाले पर्सन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी बात को पहुंचाएगा इसके पास। अब ये जो पर्सन है ये इस बंदे की बात को ट्रांसलेट कर देगा, यानी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर बात जो है वो इस पर्सन को पहुंचा देगा। इसी तरह अगर फ्रेंच लैंग्वेज वाला पर्सन बात करना चाहता है येलो वाले पर्सन से, तो ये भी अपनी बात को पहुंचाएगा इसके पास, और फिर ये बंदा ट्रांसलेट करेगा इसको इसकी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम से ये होगा कि इन दोनों पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी, और वो कम्युनिकेशन पॉसिबल कराने वाला जो पर्सन है उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करेगा। ओके, नाउ अगर मैं आपको ये डायग्राम जो है ये तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में थी। अगर हम इस डायग्राम को अगर बात करते हैं कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें इसी डायग्राम की कि कंप्यूटर में कैसे काम होता है, तो हम इसको अभी कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पिक्चर है कंप्यूटर की। यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम आ चुका है, आप समझें कि ये वो ब्लू वाला पर्सन है, ब्लू पर्सन जो कि अपनी एक लैंग्वेज समझता है जिसका नाम था इस केस में फ्रेंच। सो कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर अपनी एक लैंग्वेज समझता है जिसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है 0-1 फॉर्म की, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। 0-1 फॉर्म कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है जो कि होती है 0-1 फॉर्म। ओके, अब हम लोग जो हैं यानी ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेजेस समझते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस, जिसकी एग्जांपल हो सकती है आपकी इंग्लिश। तो अगर आप इस सेकंड डायग्राम में चेक करें तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम है कि ये पर्सन इससे बात करना चाह रहा है इस मशीन से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों बात नहीं कर सक रहे, क्योंकि मशीन जो है वो समझती है 0-1 फॉर्म जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और ये पर्सन जो है वो समझता है नेचुरल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इनमें कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें अगेन ट्रांसलेटर चाहिए होगा। हम इनके बीच में ट्रांसलेटर ले आएंगे। इससे क्या होगा कि ये पर्सन जब बात करना चाहेगा इस मशीन से, तो ये अपनी बात देगा इसको,
और ये जो पर्सन है, ट्रांसलेटर जो है इस केस में, वो इस बंदे की बात को ट्रांसलेट कर देगा इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो इस तरह इन दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो सकती है। अब कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर आप देख रहे हो, यानी ये जो बंदा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इस बंदे का एक खास किस्म का नेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइलिंग करता है, यानी ट्रांसलेशन करता है हमारे कोड की इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड। इस चीज़ को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं कंपाइलर। सो ये हमारे पास कंपाइलर हो सकता है जो कि ये काम जो है वो परफॉर्म करेगा, हमारे कोड को कंपाइल यानी ट्रांसलेट करेगा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं उससे। ओके, सो ये सिचुएशन थी। पहले प्रोग्रामिंग से पहले हमें आपको थोड़ा मुझे गाइड करना था ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग के। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई है तो इट मीन्स कि ये डायग्राम भी आपको क्लियर होगी। अब जब आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बेसिकली 3 थिंग्स चाहिए होती हैं। यदि एक तो हम खुद जो कि कोडिंग करेंगे, और एक हमें चाहिए होगा ट्रांसलेटर जो कि हमारी कोडिंग को ट्रांसलेट करेगा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ओके, सो मेरे पास एक डायग्राम है, अगर आप इसको चेक कर लें, ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो कि ऊपर हमने देखी है। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये जो है ये हमारा कोड था जो हम कोडिंग करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ, वॉइड मेन, हाय, हेलो, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो है वो इस इंग्लिश लैंग्वेज को समझता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की फॉर्म होती है 0-1 फॉर्म। अगर आप राइट साइड पे डायग्राम जो आपके पास पिक्चर है इसको आप चेक करें तो इसमें आपको बहुत से 0 और 1 नज़र आ रहे हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे इस कोड में ट्रांसलेट होने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। तो हमें चाहिए होगी अपनी कोडिंग जो हम लिखेंगे, हमें चाहिए होगा प्रोग्रामिंग में कंपाइलर, और हमें चाहिए होगा कंप्यूटर जिसको हम लोग अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, जो कि 0-1 फॉर्मेट होता है। ओके, नाउ अब देखते हैं, फर्दर आगे जाते हैं कि कंप्यूटर में कंपाइलर कैसे काम करता है। बेसिकली कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम सिर्फ ये है कि आपके पास इस कोड को ट्रांसलेट करना है उसने 0-1 फॉर्म में। लेकिन कंपाइलर खुद कैसे काम करता है वो भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंपाइलर जो है वो चलता है, आप कह लें कि उसको चाहिए होती हैं डिक्शनरी, चाहिए होती है डिक्शनरी जिसमें वो डिफरेंट मीनिंग्स देख लेता है, यानी मेड, वॉइड मेन, प्रिंट एफ, हाई, इस सब का मीनिंग क्या है 0-1 फॉर्मेट में, वो क्या बन रहा है। तो वो कंपाइलर जो है सारी चीज़ों का मतलब जो है, सारी चीज़ों का मीनिंग जो है वो देखता है डिक्शनरी में, और फिर उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली वो ट्रांसलेट करता है आपके कोड को इनटू 0-1 फॉर्मेट। नाउ अब डिक्शनरी में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी फाइल्स हो सकती हैं जो जिसमें डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। हर फाइल में अपना एक एक मीनिंग लिखा होगा। तो हम लोग पूरी डिक्शनरी के पेजेस को इन्वॉल्व नहीं करते अपने कोड में, हम लोग कुछ पेजेस को इन्वॉल्व करते हैं, यानी हर वो पेज हमें रिक्वायर्ड होगा जिसकी कोडिंग आपके यूज़र ने लिखी होगी। इन सिंपल वर्ड्स, आपके यूज़र की कोडिंग को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर जो है वो डिक्शनरी का यूज़ करता है। इट्स अ सिंपल थिंग। अब हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये सारे पोर्शंस चाहिए होंगे। ओके, सो जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होगी, और वो होगी एक फाइल या मोर देन 1 फाइल्स। ये कौन सी फाइल्स होंगी? ये वो फाइलें होंगी जो कि हमारा
कंपाइलर जो है वो यूज़ करेगा, यानी ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ करेगा। सो कंपाइलर के लिए सबसे पहले हम लोग फाइल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारे कोड को इस कोड में ट्रांसलेट कर सके। सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए होगी वो होगी एक डोर। अब आप कहेंगे ये डोर क्या है? डोर बेसिकली हमारे कंपाइलर के लिए ही होगा, जिसको मैं आपसे को एक डायग्राम से बता देता हूँ कि डोर क्या चीज़ है। डोर भी हमारे कंपाइलर के लिए चाहिए होगा। सो देखते हैं इस डोर वाले सिनारियो को, इसको हम देखते हैं एक डायग्राम से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है या एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आप सपोज करें कि आपके ये सब आपकी कोडिंग है। सपोज आपने पहली लाइन लिखी कोडिंग की। अब जो भी कोडिंग है वो हम नहीं देख रहे अभी, बस हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ कोडिंग है। सेकंड हमारे पास लाइन है कोडिंग की, थर्ड हमारे पास लाइन है कोडिंग की, फोर्थ लाइन है, 5 है, 6 है, बहुत सी लाइनें आपने कोडिंग की लिख दी हैं। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये समझे कि हमारे पास एक एक एरिया है जिसके अंदर हमारी ये सारी कोडिंग पड़ी हुई है। नाउ इस कोडिंग को हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो तो आपको पता लग गया कि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश हो सकती है। अब हमें ये भी पता है कि ये कोडिंग जो है कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कंपाइलर को कहते हैं कि काइंडली आप आओ और इस कोडिंग को ट्रांसलेट करो। वो कहता है ओके मैं कर देता हूँ। सो कंपाइलर आया है कंपाइलर हमारे पास और कहता है कि कहाँ पे है कोडिंग। अब कंपाइलर चूंकि बाहर का बंदा है और वो इस बॉक्स के अंदर पड़ी हुई कोडिंग को ट्रांसलेट करना चाह रहा है, तो कंपाइलर एक रिक्वेस्ट करेगा। वो कहेगा कि ठीक है मैं आपकी कोडिंग को ट्रांसलेट करता हूँ, लेकिन काइंडली मुझे बताओ कि मैं इस बॉक्स के अंदर इंटर कैसे होऊंगा ताकि मैं इस कोडिंग को ट्रांसलेट कर सकूँ। इस बॉक्स के अंदर भी इंटर होना है, इस कंपाइलर ने भी हुआ नहीं है। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जिधर आपकी ये सारी कोडिंग पड़ी है इसमें कंपाइलर को इंटर होना है। तो हम एक काम करते हैं, हम कंपाइलर को कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए एक डोर बनाते हैं, उस डोर के थ्रू आप लोग इसमें आप कंपाइलर जो है आप इसमें इंटर हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा डोर बना देता हूँ। एंड इस डोर के थ्रू हमारा जो कंपाइलर है वो इस बॉक्स में एंटर हो जाएगा। ओके नाउ अब उसको डोर मिल रहा है कंपाइलर को, वो इस डोर के थ्रू इसमें इंटर होगा और आपके सारे कोड को ट्रांसलेट कर देगा। तो ये जो डोर अभी मैंने यहाँ पे लिखा था दिस वन, हमें प्रोग्रामिंग में सेकंड स्टेप में ये डोर चाहिए होता है। फर्स्ट स्टेप में था हमारे पास कंपाइलर की फाइलें यानी डिक्शनरी ताकि वो कंपाइलेशन कर सके। सेकंड में डोर यानी ये रास्ता जिसके थ्रू कंपाइलर इंटर होगा और इस सारे कोड को ट्रांसलेट करेगा। अब थर्ड स्टेप जो आपको चाहिए वो होती है आपके एक्चुअल कोडिंग। एक्चुअल कोडिंग जो कि ये आपको लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, ये जो भी मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं ये चाहिए होंगे। और ये करता कौन है, आई मीन ये लाइंस लिखता कौन है, वो हम एज अ यूज़र लिखते हैं, यानी हम लोग लिखते हैं। तो थर्ड पोर्शन हमारा होता है जिसमें आप कोई भी किस्म का प्रोग्राम बना सकते हैं, लाइक 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। सो थर्ड पोर्शन में आपको कोडिंग चाहिए होती है एक्चुअल, जो कि हम लोग लिखते हैं एज अ यूज़र। सो आपके पूरे C++ के प्रोग्राम में जस्ट ये 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। ओके नाउ कंप्यूटर लैंग्वेज में आपके पास ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका अपना अपना एक नेम होता है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में वो क्या नेम्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट स्टेप वो था आपकी कंपाइलर के लिए फाइल। सेकंड स्टेप जो है आपका वो है आपका कंपाइलर के लिए डोर। और थर्ड स्टेप जो था वो था आपके एक्चुअल कोडिंग जो कि यूज़र टाइप करता है। ओके सो यही 3 स्टेप्स अब हम लोग कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वहाँ पे कैसे काम करते हैं।
Okay, so first step inside your programming in C++, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने फाइल्स का लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, या आप जस्ट कह लें हेडर फाइल। इसको एक्चुअल में जो कहते हैं हम लोग वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप कह लें, या फिर आप इसको हेडर फाइल कह लें, या फिर आप इसको डिक्शनरी कह लें। ये वो सिर्फ आपकी कंपाइलर के लिए है पहला स्टेप। उसको लिखने का एक खास तरीका होता है जो हम देखते हैं। सेकंड स्टेप जो है आपको चाहिए होगा वो होगा आपका डोर। प्रोग्रामिंग में जो सेकंड स्टेप है वो कहलाता है आपका मेन। प्रोग्रामिंग में जो आपका डोर होता है कंपाइलर के लिए उसको हम लोग कहते हैं मेन। ये आपको याद रखना होगा। और मेन को हम अक्सर ऐसे लिख लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। अब ये वॉइड क्या चीज़ है और ये पैरेंथेसिस क्या है ये हम लोग देखेंगे हमारे फंक्शन वाले लेक्चर में, जो कि मैं आपके लिए बाद में डेवलप करूँगा। सो फिलहाल आपके लिए जो डोर है वो कहलाता है मेन। एंड थर्ड स्टेप जो है आपकी प्रोग्रामिंग में वो कहलाता है स्टेटमेंट्स, जिसको आप इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। ये जो लाइंस थी ये एक्चुअल आपका कोड है जिसको आपके यूज़र ने आपके कंपाइलर ने ट्रांसलेट करना है। सो ये थ्री थिंग्स थी जो हमें रिक्वायर्ड है प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट है हेडर फाइल, सेकंड है वॉइड मेन, थर्ड है आपके पास स्टेटमेंट्स। ओके, सो हम एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं अपने C++ के एडिटर में कि ये तीनों कैसे काम करेंगे। ओके, सो ये एडिटर है आपके पास C++ का। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। आप लिखेंगे टर्बो C++ और फॉर विंडो 7 और फॉर विंडो 8 तो वो आपके लिए ये एडिटर ले आएगा। मैं इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना चुका हूँ एंड टास्क बार में मैं क्रिएट कर चुका हूँ। ये इसका शॉर्टकट है। मैंने क्लिक किया एंड सिंपली स्टार्ट किया और टर्बो C++ आप यहाँ पे नेम देख रहे हैं, ये इसका आइकन है। आप सिंपली क्लिक करें तो समटाइम्स वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड किया है। आप गूगल पे टर्बो C++ लिखेंगे तो आपके लिए एडिटर जो है वो आ जाएगा। इस किस्म का इसका आइकन होगा जो आप नीचे देख रहे हैं MS-DOS। सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इन्वायरमेंट आपके लिए लोड होगा। ये बेसिकली क्या है, इसमें हम कोडिंग करते हैं C++ की। ये हमारा एडिटर है। एडिटर आप समझ सकते हैं जैसे आप लोग अपनी कॉपीज़ पर नोट्स लिखते हैं, कुछ राइट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वही एरिया है हमारे पास जिसमें हम लोग अपनी कोडिंग राइट करेंगे। इसमें हमें कंपाइलर भी मिलता है। अगर आप टॉप पे देख लें तो एक वर्ड एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, कंपाइल। इट मीन्स कि ट्रांसलेट करना। एनीवेज हम इसमें फाइल पे आते हैं एंड न्यू। सो ये आपका एडिटर आ गया, रेडी हो गया। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स कि ये रेडी है और आपसे कह रहा है कि प्लीज राइट करें कोड को। तो आपको माइंड में सिर्फ तीन बातें रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने कंपाइलर के लिए डिक्शनरी जो है वो राइट करनी होगी ताकि वो ट्रांसलेशन कर सके। डिक्शनरी राइट करने का मेथड होता है दिस साइन, Shift+3। इसको हम लोग कहते हैं हैश साइन। ये आप पे लिखना है। ये डिक्शनरी जब भी आप ये लिखते हैं आपको आपके कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये मेरे लिए डिक्शनरी लिखी जा रही है। और इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी प्रोसेसिंग से पहले, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास डिक्शनरी होगी तभी हम लोग ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। तो हमें सबसे पहले, प्री मीन्स पहले, हमें इस कोड को लिखना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री मीन्स पहले, प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसिंग जो हमारा कंपाइलर करता है, ट्रांसलेशन। एंड डायरेक्टिव होता है डायरेक्शंस, यानी कंपाइलर के लिए आप लोग डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। कंपाइलर को आप डायरेक्शन दे रहे हो कि ये आपकी बुक है। सो अब चूंकि हमारे पास बहुत सी बुक्स हो सकती हैं या बहुत से डिक्शनरी पेजेस हो सकते हैं, तो हम सब तो नहीं कर रहे। तो हम एक वर्ड लिखेंगे इंक्लूड। हमने इंक्लूड करना है। अब किसको इंक्लूड करना है? हम किसी फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारे पास
बहुत सी फाइल्स हो सकती हैं कंपाइलर के लिए। कोई ग्राफिक्स का काम कर रहा है, कोई मैथ्स का काम कर रहा है, कोई सिंपल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट कर रहा है, तो बहुत सी फाइल्स हो सकती हैं। तो जब भी हम लोग सी प्लस प्लस में पहला प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग सिंपल राइटिंग करते हैं। जैसे हम कह देंगे कि वेलकम टू माय सी प्लस प्लस प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड कह सकते हैं हम लोग। सिंपल हाउ टू राइट अ सिंपल स्टेटमेंट। हम यूज़र से एक स्टेटमेंट ले लेंगे और अपने प्रोग्राम के थ्रू वो स्टेटमेंट जो है वो शो कर, जैसे एक वेलकम मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सिंपल राइटिंग के लिए हम लोग एक फाइल यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में और उसका नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको आप आई ओ कहते हैं, स्मॉल लिखते हैं हम लोग, आई ओ, आई ओ स्ट्रीम। ये हमारी बुक का नेम हो गया, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। फाइल के नेम्स को हम लोग इसमें लिखते हैं। ये हमारे होते हैं टैग्स, इसको हम टैग्स कहते हैं। ये सी प्लस प्लस में लिखने का तरीका है आपकी फाइल को। तो हमारी बुक का या हमारे पेज का, हमारी डिक्शनरी फाइल का नाम जो हो गया यहाँ पे वो हो गया आई ओ स्ट्रीम। इट मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम में आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है। फिलहाल आप समझे कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपके सारे इन और सारे आउट से रिलेटेड बातों का मीनिंग लिखा हुआ है, जो कि ये हमारी सबसे टॉप की फाइल है, सबसे ऊपर है। इसको हम लोग कहेंगे इट्स अ डॉट एच फाइल। इट मीन्स ये हमारी हेडर फाइल है, हेड पे है, सबसे टॉप पे। तो ये हमारा एक सिंपल सा फाइल लिखने का मेथड था। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अगर आपको याद हो तो सेकंड स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि कंपाइलर के लिए आपने डोर लिखना होता है। तो मैं डोर लिखता हूँ और उस डोर का नाम था मेन, और मेन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और मेन से पहले हम लोग ये भी लगा लेते होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा नहीं कि वाइड क्या होता है, क्योंकि बहुत आगे की चीज़ है, उसमें सक्सेस में कंफ्यूज होते हैं। सो फिलहाल आपके लिए ये चीज़ ठीक है। सो मेन एंड ब्रैकेट्स। सो ये हमारा डोर हो गया। अभी आप सिर्फ फोकस करेंगे ये हमारे कंपाइलर का डोर है। थर्ड स्टेप जो था हमारे पास वो था यूज़र की स्टेटमेंट्स। और यूज़र की स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए आपको एक्चुअल में ये चीज़ चाहिए होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक। यानी हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस पोर्शन से स्टार्ट होंगी और इस पोर्शन तक जाके एंड हो जाएंगी। यानी इनसाइड दीज टू ब्रैकेट्स हमारी सारी स्टेटमेंट यूज़र की होंगी। एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, जितनी भी आप लिखना चाहें। तो ये तीन पोर्शंस थे। मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ और वो स्टेटमेंट है सी आउट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंसोल पर आउटपुट देना चाह रहे हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि ये सी क्या है। सी होता है बेसिकली कंसोल। कंसोल कहते हैं आउटपुट विंडो को, जिसमें आपको अपना रिजल्ट जो है वो नज़र आता है। तो रिजल्ट शो करने के लिए हम लोग चूँकि कंसोल पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हमने वर्ड लिखा है सी आउट। कंसोल पर आउटपुट देख रहे हैं हम लोग। अब आउटपुट क्या हो सकता है, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब आपने देखा है कि यहाँ पे जो मैंने मैसेज लिखा है वो डबल कोट में लिखा है। वो इसलिए क्योंकि ये मैसेज जो है वो मोर देन वन लेटर्स हैं उसमें, डब्ल्यू ई एल सी ओ एंड सो ऑन। ये बहुत ज़्यादा लेटर्स हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा लेटर्स को लिखने के लिए हम लोग डबल कोट यूज़ करते हैं और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग, जब भी आप कोई चीज़ प्रोग्रामिंग में डबल कोट के अंदर देखोगे इट मीन्स वो स्ट्रिंग है सी प्लस प्लस में। और स्ट्रिंग क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स और नंबर्स, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो मेरे पास चूँकि डब्ल्यू था, ई था, एल, वेलकम पूरा वर्ड है। इसके बाद मैंने टू लिखा है, फिर माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो इसमें बहुत से लेटर्स यूज हुए हैं तो उसको मैंने डबल कोट में पुट कर दिया। और जब मेरा मैसेज खत्म हुआ तो मैंने डबल कोट जो है वो एंड कर दिया। ओके, नो इंग्लिश में जब हम लोग कुछ राइट कर रहे होते हैं तो हमारी जब स्टेटमेंट एंड होती है तो हम फुल स्टॉप जो है वो पुट करते हैं। प्रोग्रामिंग में जब आपकी कोई स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, जैसे यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है ये वाली, तो इसको एंड करने के लिए मैं प्रोग्रामिंग में फुल स्टॉप डालूंगा। और प्रोग्रामिंग का फुल स्टॉप है हमारे पास सेमीकोलन। जैसे ही आपकी स्टेटमेंट एंड होगी आप पुट कर दोगे सेमीकोलन। ये आपका पूरा फर्स्ट प्रोग्राम था सी प्लस प्लस का। इसमें कोई भी इशू नहीं है। एक छोटी सी वार्निंग का इशू है क्योंकि हमने वर्ड में नहीं लिखा हुआ। मैं फिलहाल वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको
उसमें कंपाइलेशन में एरर कोई फील ना हो। वाइड के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये प्रोग्राम है, इसको हम लोग कंपाइल करना चाह रहे हैं। सो हमारे पास यानी हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया इंग्लिश में। अब कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होगा। सो आप ऊपर टॉप पे देख रहे हैं कंपाइल, ये है कंपाइल यानी वो ट्रांसलेटर। इसकी शॉर्टकट भी आप देख रहे हैं Alt+F9। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हमारे लिए एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो आप अभी अब देखेंगे। ये एक रिपोर्ट जनरेट हो गई। इसके सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कंपाइलिंग, यानी आपकी इस फाइल को कंपाइल किया गया है और आपके कंपाइलर ने कहा है कि मैंने अभी सारा कोड आपका ट्रांसलेट कर दिया है और मुझे उसमें कोई भी एरर जो है वो नहीं मिला। इट मीन्स सारा कुछ आपका ठीक है। नीचे आपको लिखा हुआ आ गया सक्सेस, आपका सारा कोड जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब वो कह रहा है आपसे कि प्लीज यू कैन एंटर एनी की, आप कोई की प्रेस कर लें ताकि ये वाला स्क्रीन आपके सामने से चला जाए। अब इसको रिजल्ट इसका देखने के लिए यानी कंसोल को देखने के लिए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है। यानी आप चाहते हैं कि आपको ये मैसेज जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होकर नजर आए। सो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देखें आपको कुछ फील होगा। ये एक रिपोर्ट बनी और आपके सामने से रिजल्ट जो है वो आकर चला गया एकदम से, क्योंकि आपकी जो कंसोल होती है वो बहुत ही क्विकली गायब हो जाती है, एकदम से हट जाती है। तो यूजर के सामने रिजल्ट विंडो को रखने के लिए हम एक छोटी सी चीज को लिखेंगे एंड पे, सबसे एंड पे, और वो है गेट ch। अब इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर, ch मीन्स कैरेक्टर। इसका मतलब ये कि जब तक यूजर जो है कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं कर देता तब तक आउटपुट विंडो को हटाना नहीं है यूजर के सामने से। अगर आप ये गेट ch नहीं लिखेंगे तो आपको रिजल्ट विंडो नजर नहीं आएगी। सो आपके हर प्रोग्राम में गेट ch मस्ट है ताकि आपको विंडो नजर आए तब तक जब तक आप कोई की जो है कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर देते, क्योंकि इसका मतलब ये गेट ch, गेट कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। अब एक प्रॉब्लम है, गेट ch जैसे ही मैंने लिखा, अभी देखें आपको एक एरर आने वाला है। सो हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और हमें एक एरर आ गया। ये कह रहा है कि आपका फाइल में एक एरर है, और देखें अच्छा ये एरर हमें कहाँ पे पॉइंट करता है। इसको अगर आप देखें तो एक लाइन हाईलाइट हो गई है इस जगह पे। इट मीन्स कि इस जगह पे आपको कोई एरर है और वो एरर की डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे दे रहा है कि फंक्शन गेट ch शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट से मुझे कहा कि सर हमें इसका समझ नहीं आती कि ये प्रोटोटाइप क्या होता है। छोड़ें प्रोटोटाइप को फिलहाल। ये देखें गेट ch पे प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप लोग एक ऐसी चीज यूज कर रहे हो अपने कोड में जिसको कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि गेट ch किस बुक में लिखा हुआ है। और याद है ना हमने ऊपर एक फाइल को ऐड किया हुआ है IO स्ट्रीम। ये बेसिकली सी आउट जो था, सी आउट, ये एक कंसोल पे आउटपुट करने का एक कमांड है। इस कमांड का मतलब इस बुक में डिफाइन था, इसलिए उसने आपको यहाँ पे एरर नहीं दिया। लेकिन गेट ch का मतलब इस बुक में डिफाइन नहीं है, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। उसको कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रही गेट ch क्या है। प्रोटोटाइप मीन्स कि प्लीज इसके लिए एक बुक या उसके लिए एक फाइल प्रोवाइड कर दो टॉप पे ताकि मैं उसका मीनिंग देख लूँ। तो हम एक काम करते हैं, आपको वो फाइल इंक्लूड करने के लिए